देखो क्या पढ़ रहे थे हम? हाँ वो तो पता है। क्या रिवर्सिबल काइनेटिक्स में पहला केस लिख लिया था क्या? पहले केस का फॉर्मूला क्या आया था? के एफ प्लस के बी मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स ई डिवाइडेड बाई एक्स ई माइनस ऑफ एक्स। कोई प्रीवियस वाली बुक लेके आएगा? आगे लाओ। पहला केस क्या था? फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर। फॉरवर्ड रिएक्शन भी कैसी थी? फर्स्ट ऑर्डर। और बैकवर्ड भी कैसी थी? फर्स्ट ऑर्डर। अब केस 2 लिखो। फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय जीरो ऑर्डर। तो ए से बी है ना, के फॉरवर्ड ये कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर। और बैकवर्ड कैसा है? जीरो ऑर्डर। ठीक है। अब देखो जो ऊपर वाला रिलेशन है उसमें जो जीरो ऑर्डर वाला है ना वो टर्म हटा दो। जीरो ऑर्डर वाला कौन सा है यहाँ पे? के बैकवर्ड। वो हटा दो तो बचेगा क्या? के फॉरवर्ड मल्टीप्लाइड बाय टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स ई अपॉन एक्स ई माइनस एक्स। क्या ये ज्यादा सिंपल हो गया क्या? अगर पहले वाला फॉर्मूला याद हो तो सिर्फ करना क्या है, जो जीरो ऑर्डर है उसका रेट कांस्टेंट हटा दो। तो जीरो ऑर्डर कौन सा था यहाँ पे? बैकवर्ड। तो उसका रेट कांस्टेंट हटा दिया ऊपर वाले में से। तो के एफ प्लस के बी में से के बी हटा दो, क्या बचेगा? के एफ इंटू टी। तो डायरेक्ट रिलेशन बन गया। ऐसे एक और लिख देते हैं। एक और केस क्या बन सकता है? फॉरवर्ड रिएक्शन तो कैसी हो जाए? जीरो ऑर्डर। और बैकवर्ड कैसी हो जाए? फर्स्ट ऑर्डर ना। तो क्या बोल देंगे? जीरो ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? के एफ, ये कौन सा ऑर्डर है? ये कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर। तो अब क्या करोगे? यहाँ पे के फॉरवर्ड हटा दोगे, बचेगा क्या? के बैकवर्ड इंटू टी एल एन ऑफ एक्स ई डिवाइडेड बाय एक्स ई माइनस ऑफ एक्स। अब इस पे करते हैं बेस्ड क्वेश्चन ना। हो गया।
नहीं मिला। चलो पहले तो एक आसान सा सवाल कर दो, कितने मिनट ढूंढता हूँ। ए से भी एक केमिकल रिएक्शन है, के फॉरवर्ड जीरो ऑर्डर, के बैकवर्ड फर्स्ट ऑर्डर। if concentration of A and B at equilibrium is 2 molar, calculate value of Kc। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है। ये इतनी देर का सवाल नहीं है भाई। क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, एक नहीं आ रहा क्या? किसी का तो एक आता होगा। इसे कैसे सॉल्व करें? हाँ ठीक है। अच्छा देखो, रेट लॉ लिख सकते हो क्या? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या लिखोगे? के फॉरवर्ड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 0 होगा क्या? देखो फॉरवर्ड रिएक्शन कौन से ऑर्डर की बोल रखी है? 0 ऑर्डर की। तो 0 ऑर्डर तो ए की पावर क्या हो जाएगा? 0। अच्छा बैकवर्ड का बताओ। बी टू दी पावर 1। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ बैकवर्ड। तो ये तो के एफ ही बचा सिर्फ। ये क्या हो गया? के बी कंसंट्रेशन ऑफ बी। अच्छा के एफ बाय के बी, क्या यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है क्या? और ये किसके बराबर आ रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ बी के। और बी की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितने की बने? 2। बस आंसर आ गया। क्या यही निकालना था क्या? ठीक है। अगर वैसे ये हमें ना गिवन होता ऑर्डर तो आंसर कितना आता? 1। फिर एलिमेंट्री मानते ए से बी भी कौन सा? फर्स्ट ऑर्डर। बी से ए भी कौन सा? फर्स्ट ऑर्डर। तो फिर क्या बनता? कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए। आंसर 2/2 कितना हो जाता? 1 हो जाता। ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर ऑर्डर दे दिया तो फिर आंसर कितना आएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा ना। अब वो मिल गया सवाल जिसपे फॉर्मूला अप्लाई करना था ना।
लिख लिया? चलो क्वेश्चन लिखो। द रिएक्शन, सिस वाला लिख दिया हमने ना, कोई भी एक एक्स चीज है ना, सिस ट्रांस तो सुना होगा। रिवर्सिबल है, के फॉरवर्ड के बैकवर्ड इसकी जरूरत नहीं है, बस ये सिस और ट्रांस वो ये रिएक्शन है कोई ना, के एक से दूसरे में ए से बी कन्वर्ट हो रहा है, एक के फॉरवर्ड और एक क्या के बैकवर्ड। इज फर्स्ट ऑर्डर इन बोथ डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर ना। कह रहा है 25 डिग्री सेल्सियस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज .1 and rate constant kf is equal to 3 into 10 to the power minus 4 second inverse। कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट starting with प्योर सिस फॉर्म, मतलब इनिशियल टाइम पे हमने क्या लिया हुआ, सिर्फ सिस वाला लिया हुआ ना। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर हाफ द इक्विलिब्रियम अमाउंट of the trans isomer to be formed, कि कितनी देर में जितना इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए उससे आधा बन जाएगा ना, ये सवाल है। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आने लग गए ना, तो देखो अगर अपने को सारी डेरिवेशन याद हो, सीधा फॉर्मूला याद हो, तो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है ना। तो कैसे किया जाए, हिंट बता दूं क्या है? अच्छा खुद करेगा क्या, कर लेते हैं। फॉर्मूला लिख, जो लिखा है ए फॉरवर्ड ए बैकवर्ड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है क्या? वेक्टर नहीं लिखा है, के से किसके बराबर होता है, यहाँ से के एफ गिवन है, ए भी गिवन है, के एफ आ जाएगा, के एफ गिवन है, ए भी आ जाएगा, दोनों रेट कौन सा डालने से फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, के एफ प्लस के बी वाले में।
कितना? हाँ 200 कैलकुलेटर से करा तुमने, मतलब आसान कैलकुलेशन है। अरे तेरे भी सेम है। अच्छा चलो फिर देखना, क्वेश्चन टफ नहीं है, बड़ा आसान से। देखो जितना बड़ा लिखा होता है उतना आसान सॉल्यूशन होता है। क्वेश्चन में जब भी ज्यादा इंफॉर्मेशन गिवन होगी ना, तो वो क्वेश्चन उतना ही क्या होगा। सबसे पहले क्या गिवन है तुम्हें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 0.1 गिवन है क्या, और के फॉरवर्ड कितना गिवन है 3 इंटू 10⁻⁻⁴। ये सभी को पता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड। क्या रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आ जाएगा क्या यहाँ से, क्या 3 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय 0.1 कितना बन गया, बताओ यहां तक बात सही है। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, लास्ट लाइन पढ़ो। कह रहा है अगर प्योर सिस फॉर्म लेके गए, मतलब रिएक्टेंट लिया हमने, कह रहा है कितना टाइम लगेगा कि उसका अमाउंट इक्विलिब्रियम से आधा हो जाए, यही कह रहे हैं ना। अब देखो अगर हम ये लिखते थे ए से बी, टाइम जीरो पे क्या बोलते थे ए, किसी टी टाइम पे क्या बोलते थे ए माइनस ऑफ एक्स, और इसको क्या बोलते थे एक्स, और इक्विलिब्रियम टाइम पे क्या लिख रहे थे हम ए माइनस एक्स ई, और इसको क्या लिख रहे थे एक्स ई, ऐसे लिख रहे थे। अब देखो बी की कंसंट्रेशन किसी टी टाइम पे कितनी है एक्स है, और इक्विलिब्रियम पे कितनी है एक्स ई। कह रहे इक्विलिब्रियम से कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए, तो मतलब क्या होना चाहिए एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या आपने को यही निकालना है कि किस टाइम पे x की वैल्यू किसके बराबर होगा, xc बाय 2। देखो एक बार ये लास्ट वाली दो लाइन पढ़ो, क्या यही बात कह रहा है क्या, कह रहा है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर हाफ द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ द ट्रांसफॉर्म टू बी फॉर्म, मतलब b बनाना है और कितना बनाना है उसका इक्विलिब्रियम अमाउंट का आधा, मतलब जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए एक्स ई डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए 2। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, क्या होगा के एफ प्लस के बी मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ क्या होता है भाई एक्स ई अपॉन में क्या था, ऐसे ही होने वाला है। अच्छा यहाँ पे अगर एक्स ई माइनस एक्स सी बाई 2 रखोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स ई कैंसिल ऊपर 2 एल एन ऑफ 2 बन जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर दो तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी एल एन ऑफ 2, और डिवाइडेड बाय के एफ प्लस के बी कितना हो गया 3.3 इंटू 10⁻³ अच्छा उसको क्या लिख दोगे 0.693, तो डिवाइड करने पे कितना बन रहा है 210 सेकेंड, आंसर आ गया क्या। तो पहले ऐसे सवाल जेई मेन में नहीं आते थे, मिला नहीं मेरे को क्वेश्चन ना, एक ऐसा ऐसा सवाल आया हुआ था ना, और सेम हमेशा ऐसे गिवन होगा कि इक्विलिब्रियम का इतना अमाउंट करना है। अगर ऐसा बोल देता कि जितना इक्विलिब्रियम अमाउंट है उसका 3/4 बनाना है, तो मतलब यहाँ पे क्या होता है एक्स की वैल्यू क्या होती है 3 टाइम्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 4। तो हमेशा सिर्फ यही फॉर्मूला अप्लाई होगा के एफ प्लस के बी इंटू टी एल एन ऑफ एक्स सी अपॉन में एक्स सी माइनस एक्स, और एक्स टर्म में गिवन होगा किसकी एक्स ई की टर्म में, सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स ई कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है कर लोगे सॉल्व इसको, चले आगे अगली हेडिंग डालो। ये अब हमने पहली चीज पढ़ ली क्या, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, क्या खूब सारी बातें इसमें कर चुके हैं। अब हेडिंग डालते हैं अर्हेनियस थ्योरी, जहां से हम टेम्परेचर डिपेंडेंस आगे निकाल के लाएंगे ना। तो थ्योरी वाला पार्ट है, पहले कुछ पॉइंट्स लिखेंगे कि क्या क्या बातें बताई गई थी, फिर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे मॉलिक्युलरिटी, जब तुमने डीपीपी करी होगी वहां पे एक टर्म आ गया होगा मॉलिक्युलरिटी ना, वो यहाँ पे बात चलेगी उसकी ना। किसमें जान निकल जाएगी,
सोच के देख डिराइव करने में, पहले क्या ए की पावर एक था तभी बड़ा बढ़िया इंटीग्रेशन बन गया था, अब एक में दो थे पर वो इंटीग्रेट ही नहीं होगा अपने से, है ना। अगर मान लो कोई ऐसा एक्सप्रेशन दे दे 1/2 टाइम्स ऑफ x - 3 टाइम्स ऑफ x², मुश्किल हो जाएगा ना इंटीग्रेशन, क्या कर पाएंगे क्या? मैम तो नहीं पढ़ा मेरी 12वीं क्लास तक मैथ में कि मैं इसका इंटीग्रेशन कर पाऊँ, तो ऐसा ऐसा कुछ बन ही जाएगा, एक फर्स्ट ऑर्डर एक सेकंड ऑर्डर हुआ तो, है ना, ऐसा तो नहीं सीखा, है ना। तो मुश्किल होता है, मतलब ऐसे टफ इंटीग्रेशंस नहीं पूछता ना। तो देना कॉम्प्लिकेशन हमेशा किस पे पूछेगा? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे ना। तो जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होंगी जिसको हमें याद रखना होगा, कौन सी जीरो ऑर्डर कौन सी फर्स्ट ऑर्डर, तो वो आगे जब एनसीईआरटी लिखेंगे तो एनसीईआरटी नोट्स में लिख देंगे बातें ना। अब चलते हैं आगे, अरहेनियस थ्योरी। क्या हम इसको क्या बोलेंगे? इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी। तो इसमें करते हैं, अब यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। कहता है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं ना। तो पहली चीज क्या होगी? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन there will be collisions between reactant molecules। तो देखो कॉलिजन्स होते हैं तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि पुराने बॉन्ड रिएक्टेंट के टूट रहे होंगे और नए बॉन्ड प्रोडक्ट के बन रहे होंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग द रिएक्शन old bonds of reactants are broken and new bonds of products will be formed, और प्रोडक्ट के नए बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है। अब देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे तो हमेशा ही प्रोडक्ट बनेगा, सारे कोलिजन से हमेशा ऐसा नहीं होता कि प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। इसलिए नाम लिखा हमने इफेक्टिव कोलिजन। तो जो इफेक्टिव कोलिजन होते हैं उसी से क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है ना। अब देखो प्रोडक्ट से पहले एक चीज आती है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? जहां सारे पुराने बॉन्ड टूट रहे होंगे, नए बॉन्ड बन रहे होंगे। एक मैं वैसी जनरल सी बात बताता हूँ, मान लो CH3X, ये लिखना नहीं है, मिटा दूंगा इसको। मान लो प्रोडक्ट बन गया CH3OH और साथ में X नेगेटिव, ऐसे ही हुआ। कहता है इसके बीच में ना एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही होगी, क्या ये X बाहर निकल रहा होगा और ये OH जुड़ रहा होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। ऐसी चीज को क्या बोलते हैं हम? ट्रांजिशन स्टेट। तो समझ आ रही है बात? ट्रांजिशन स्टेट क्या चीज होती है? जहां पे पुराने बॉन्ड टूट रहे होंगे और नए बॉन्ड बन रहे होंगे। तो अगर ट्रांजिशन स्टेट बन गई तो उसका प्रोडक्ट तो इजीली बन ही जाएगा, X बाहर निकल जाएगा, OH उसमें जुड़ जाएगा। कहता हर कोलिजन से ट्रांजिशन स्टेट बने या प्रोडक्ट बने ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो वो स्पेसिफिक टाइप के कोलिजन होंगे जिसको हम क्या बोलेंगे? इफेक्टिव कोलिजन ना। तो अगला पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट, ऑल द रैंडम कोलिजन्स all the random collisions will not lead into product formation or transition state formation। और ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो कहता है ऐसे कॉलिजन जो प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो रहे होंगे, ठीक है, और जिनके पास एक स्पेसिफिक एनर्जी हो, मतलब कुछ एनर्जी को क्रॉस करना पड़ता है ताकि वो क्या बना पाए? प्रोडक्ट बना पाए।
तो कहता है ऐसे कोलिजन जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी होगी एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए, मतलब जितनी सब मिनिमम एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए, और एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड कर रहे होंगे, तो सिर्फ वही क्या बनाएंगे प्रोडक्ट। और ऐसे कोलिजन को क्या बोलते हैं हम, इफेक्टिव कोलिजन। तो मतलब दो बैरियर हो गए, कौन कौन से, एक ओरिएंटेशन बैरियर और एक कौन सा है, एनर्जी। तो ऐसे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो दोनों को क्रॉस कर रहे होंगे वही क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट। मतलब एक तो प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलिजन होना चाहिए, और दूसरी चीज उनके पास कुछ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो क्या बना पाए, प्रोडक्ट बना पाए ना। ठीक है, परसेंटेज यील्ड के टाइम पे बहुत बार बताया हुआ तुम्हें कि ऐसा होता है कि ए से बी लिखा, तो हम बोलते थे एक मोल से बनना तो कितना चाहिए, एक मोल, पर हर रिएक्शन की यील्ड 100% तो नहीं होती, कुछ कम बनता है। वो क्यों कम बनता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे ए के जो क्या होंगे, और ओरिएंटेशन बैरियर और एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो अगर क्रॉस नहीं कर पाए तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होंगे, किस में रह जाएंगे, रिएक्टेंट में। तो इसलिए रिएक्शन की यील्ड 100% नहीं होती ना। तो अब इसको स्टेटमेंट में लिखते हैं, लिखो ओनली दोज कॉलिजन्स those collisions which are taking place in proper orientation and contains sufficient amount of energy to cross energy barrier or potential barrier will lead into product formation। दिख रहा है नीचे वाली लाइन, प्रोडक्ट फॉर्मेशन और ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन। अब यहां से अपने को समझ आएगी, एक अपने एक्टिवेशन एनर्जी नाम की चीज लिखी थी ना। ठीक है, अगली स्क्रीन पे इससे आगे एक और लाइन लिखेंगे ना, कि ऐसे कॉलिजन जिनमें ये दोनों बैरियर क्रॉस हो रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कॉलिजन्स। उनको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कॉलिजन। इसलिए नाम क्या है, इफेक्टिव कॉलिजन थ्योरी। यहां तक लिख लिया सभी ने, जल्दी नहीं, चाहे मैं बोल देता हूँ इससे आगे लिख दो, इसी पॉइंट के आगे ना, फोर्थ में, सच टाइप ऑफ कॉलिजन्स आर कॉल्ड एज इफेक्टिव कॉलिजन। याद लिख लिएगा, लिख दूं आगे एक लाइन ये वाला, इसी पॉइंट में चलते हैं। सच टाइप ऑफ collisions are called as इफेक्टिव कॉलिजन्स। ठीक है, तो देखो इसमें दो तरह के बैरियर होते हैं, एक कौन सा, ओरिएंटेशन बैरियर, और एक कौन सा होगा, एनर्जी बैरियर। तो पहले किसकी बात करते हैं, अब एक बार समझना ओरिएंटेशन बैरियर का मतलब क्या है, कि इसका मतलब क्या होता है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करे और क्या बने, प्रोडक्ट बने ना। जैसे मान लो कि रिएक्शन है, ए बी प्लस ए मिलके क्या बना रहा है, A2 + B। देखो वैसे समझने की बात है, हम देख के थोड़ा ना बता सकते कौन सा प्रॉपर ओरिएंटेशन, कैसे कोलिजन हो रहा है, दिखते थोड़ा ना कोलिजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान लिया, ऐसा बना दिया मैंने, ए बी का मॉलिक्यूल इधर बी और इधर क्या था, ये जाके कोलिजन कर रहा है किसके साथ, ए के साथ। कहता अगर ऐसा कोलिजन हुआ तो कोई प्रोडक्ट नहीं बना। कहता कौन किसके साथ कोलाइड कर रहा है, ए बी के साथ कोलाइड कर रहा सामने से, तो ए तो नहीं बनना चाहिए। तो ये सिर्फ समझने का तरीका है, इसको हम क्या बोलते थे, इट इज कॉल्ड एज इम्प्रॉपर
ओरिएंटेशन, मतलब ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। अगर यही ओरिएंटेशन कोलिजन की ऐसी हो जाती, ए बी, ए और ए जाके भिड़ जाते आपस में, तो जुड़ जाते क्या? तो क्या बना देता है ये? A2 + B। तो इस ओरिएंटेशन को हम क्या बोल देंगे? प्रॉपर ओरिएंटेशन। ध्यान आ जाएगी बात। तो मतलब ऐसा देख के तो सिर्फ वो समझ सकते थे AB + A। तो अगर बी और ए कोलाइड करे तो कह देंगे कोई प्रोडक्ट नहीं बना, ए और ए आपस में कोलिजन कर गया तो क्या बन गया? A2, और साथ में क्या बन गया? बी। तो ये जो ऊपर वाला कोलिजन था ये कैसा था? इम्प्रॉपर। और नीचे वाला कैसा हो गया? प्रॉपर। ठीक है, तो यही बात होती है कि क्या कहता है कि 3 या 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करें साइमल्टेनियसली, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? बहुत ही कम। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि मैक्सिमम कोलिजन हम क्या मानते हैं? बायोमोलिकुलर कोलिजन। तुमने फिजिक्स में कोलिजन थ्योरी पढ़ी थी एनसीईआरटी में? वहां पे भी कौन सा कोलिजन रिज्यूम करते थे भाई? अगर कोई भी कोलिजन, क्या बायोमोलिकुलर दो का ही कोलिजन बिठाते थे सिर्फ? ठीक है, तो केमिस्ट्री के अंदर एक स्टेरिक फैक्टर आएगा बाद में, देखो ये हम ये निकाल नहीं सकते, ये वैल्यू निकाल थोड़ा ना सकते हैं, पर हम ये तो पता लगा सकते हैं कि कितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के थे और कितने से क्या बन गया? प्रोडक्ट। तो एक एनर्जी बैरियर वाली तो हम फिर भी चीजें एक्टिवेशन एनर्जी से कैलकुलेट कर पाते हैं, पर ये वाला जो फैक्टर होता है ना, ये हम सिर्फ लिख देते हैं कि एक्सपेरिमेंटल फैक्टर है, जिसका नाम आगे लिखेंगे पी, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, या फिर क्या बोलते हैं? स्टेरिक फैक्टर। कि कितने ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या क्रॉस कर रहे हैं, ये ओरिएंटेशन बैरियर को क्या कर रहे हैं? क्रॉस। सिर्फ वही क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे ना। तो क्या रेट इस चीज पे भी तो डिपेंड करेगा? क्या रेट ऑफ रिएक्शन इस पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? करने वाला है। क्यों? अगर ओरिएंटेशन बैरियर क्या, अगर प्रॉपर कोलिजन में कोलाइड ही नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, प्रोडक्ट नहीं बना तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहा होगा? कम। और अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन में ज्यादा कोलाइड कोलाइड कर रहे होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहा होगा? ज्यादा। ज्यादा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? प्रोडक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन सा है? जिससे कैलकुलेशन बनेगी, जिसको अरेनियस इक्वेशन बोला जाएगा, वो किससे आएगा? एनर्जी बैरियर से। वो किससे आने वाला है? एनर्जी बैरियर से ना। तो एक बार ये लिखो, सेकंड लिखते हैं एनर्जी बैरियर। देख दिया? क्या बात मारने लग जाता था? कौन मार रहा है? चुपचाप बैठो। फिर लिखो इसमें एनर्जी बैरियर और पोटेंशियल बैरियर, लिख लिया क्या? दो तरह की रिएक्शन होनी है क्या? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। ग्राफ बनाए होंगे कभी ऐसे कुछ ग्राफ, एनर्जी बताने के लिए? पहले बताया हो? चलो आज बता देता हूँ फिर। चलो बात करते हैं एनर्जी बैरियर, या फिर इसको ही क्या बोलते हैं हम? पोटेंशियल बैरियर ना। तो देखो, एक चीज बनाते हैं, एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का। और रिएक्शन क्या बनेंगे? ए से बी या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट।
ठीक है, ऐसे कुछ हमने क्या किया, बना दिया ना। यहाँ क्या ले लिया हमने, रिएक्टेंट, और यहाँ क्या ले लिया हमने, प्रोडक्ट। अच्छा बताओ, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है? क्या ऐसा सुना है कभी अपने, डेल्टा एच इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट? कितने बच्चों ने बात सुनी है? ये तो बता रखी होगी। तो देखो यहां से ये क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी ये वाली कौन सी है, प्रोडक्ट की एनर्जी, प्रोडक्ट की ज्यादा है, तो ये वाला जो डिफरेंस है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा एच को। तो ये बताओ पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, इसमें डेल्टा एच कैसा है, पॉजिटिव। तो ये ग्राफ कौन सी रिएक्शन के लिए है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो ये जो पीक होती है ना, जहाँ पे क्या होता है, एनर्जी सबसे मैक्सिमम होती है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। टी डॉट एस का मतलब क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। तो अगर मैं रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचा दूं तो क्या अपने आप प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, तो अपने आप क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। तो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचाने के लिए कुछ ना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो देनी पड़ेगी क्या, उस एनर्जी का नाम क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। यहां से लेके यहां तक जो एनर्जी देनी पड़ रही है, इस एनर्जी का नाम ही क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। और यहां से यहां तक देखना, ये जो टोटल एनर्जी है इधर से इधर तक, इसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसका नाम क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये जो ई ए है, डेफिनेशन लिखेंगे आगे इसकी। अभी ई ए क्या चीज है, बोलते क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। और ई टी एच क्या चीज है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अच्छा ये बता ना, इनमें रिलेशन लिख सकते हो क्या, कैसे लिख सकते हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। देखो ये बात सही है गलत है, सही है। ये जो ई आर लिखा हुआ है क्या चीज है, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, मतलब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ना, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। अच्छा ये रिएक्शन कैसी हो सकती है भाई, ये कौन सी थी, डेल्टा एच पॉजिटिव, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक भी हो सकती है क्या? अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो ग्राफ कैसे बनाओगे, सेम है, यहाँ पे क्या रहा होगा, एनर्जी। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, पी डॉट ओ डॉट आर। तो अब क्या होगा, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या रही होगी, ज्यादा, और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या रही होगी, कम। यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट, और यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट। सही है यहाँ तक? अच्छा अब ये वाली एनर्जीज अगर रिप्रेजेंट करोगे, तो किसकी एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट की? रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, ज्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम। तो डेल्टा एच कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। पर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच तो यही रिप्रेजेंट कर रहा होगा, लिख सकते हैं मॉड ऑफ डेल्टा एच। और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी रही होगी, ये रिएक्टेंट को यहाँ तक पहुंचाने के लिए कौन सी एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी। और ये कौन सी स्टेट थी ऊपर वाली, ट्रांजिशन स्टेट। तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ध्यान से सुनना। क्या जितनी रिएक्टेंट के पास एनर्जी है, उसमें कितनी और एक्स्ट्रा चाहिए ताकि क्या बना दे, ट्रांजिशन स्टेट, तो उस एनर्जी का नाम क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो जिन मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी, वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। और जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो मैंने एक एनर्जी बैरियर कौन सा क्रॉस करना पड़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी तो होनी चाहिए, तभी वो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा ना। तो दो काम हो गए, प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करे, और मॉलिक्यूल के पास मिनिमम कितनी एनर्जी होनी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी होनी चाहिए। इससे ज्यादा हो कोई परेशानी नहीं, पर इससे कम होगी तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा ना। ठीक है, तो ये बनाओ एक बार। अब ये इरिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करी हमने, क्या रिवर्सिबल में तो दो एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी क्या, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो रिएक्शन नहीं होगी रिवर्सिबल में, एक फॉरवर्ड रिएक्शन है एक बैकवर्ड, उसकी बात आगे करते हैं। अभी इनकी डेफिनेशन भी लिखेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड की ना। अच्छा तुम इतने लिख रहे हो, जगह है यहाँ पे, एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिख दूं क्या? ये बोर्ड में डेफिनेशन आती है सीधी की, डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी।
इनके खूब क्वेश्चन बढ़ेंगे आगे, देखना। ये ग्राफ देख के पता लगना चाहिए कौन एक्टिवेशन एनर्जी, कौन डेल्टा एच, मतलब कहाँ से कहाँ तक डेल्टा एच का डिफरेंस हो रहा ना। तो मेरे किसी को ऐड दिखी क्या? कितनी है फेसबुक पे? ओनली फेसबुक इंस्टाग्राम पे नहीं आ रही है स्पॉन्सर्ड ऐड। कौन सी चैनल पर दी है? चैनल चैनल नहीं, ये इसी पे फेसबुक पे इंस्टाग्राम, इसमें बीच में कुछ पेजेस नहीं आते अपने आप, स्पॉन्सर्ड ऐड नहीं आती, तो तुमने पेज लाइक किया हुआ है तब नहीं दिखाता। लाइक लाइक करने से कुछ मतलब होता है सर? कुछ मिलता है सर? आईडी बना दे 5 7 10 डिस्टर्ब कर रहे हैं। जल्दी नोट करो, एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखना ना, बोर्ड में आती है ना। अभी रिएक्शन रिवर्सिबल थी, इरिवर्सिबल के लिए बात करते हैं ना, तो यहाँ पे डेल्टा एच की नई डेफिनेशन डिफाइन करेंगे। अभी तक तो क्या पढ़ते थे? डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। एक नई चीज डिफाइन करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी की टर्म में, डेल्टा एच ना। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स छोड़ दिया एडवांस का टॉपिक। याद है क्या? कैसा फंक्शन हुआ करता था? इंक्रीजिंग पार्ट पैराबोलिक, डिक्रीजिंग पार्ट एक्सपोनेंशियल। एरिया अंडर द कर्व की भी बातें कुछ बताई थी क्या? यस सर। हाँ बस आप देखना, रिलेट करेंगे उसको थोड़ी देर आगे चलते हैं। तब भी कहा हुआ काइनेटिक्स में काम आएगा। देख लिया? अब इसका देखना, रिवर्सिबल रिएक्शन लेते हैं। अब ध्यान से सुनना, इसमें दो केस बनाते हैं, एक इधर एक इधर। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट रिवर्सिबल हो गया क्या? फॉरवर्ड रिएक्शन आर से पी और बैकवर्ड पी से आर।
एक बार डेल्टा एच कैसा मानेंगे इसका, पॉजिटिव, और एक बार कैसा मानेंगे, नेगेटिव। तो देखो यहां पे अगर ग्राफ प्लॉट करें तो क्या होगा, एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अच्छा, अब अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम रही होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या रही होगी, ज्यादा, तो क्या कुछ ऐसा बन रहा होगा, चेक करो, सही है यहाँ तक। अब देखो ये वाली जो एनर्जी है, यहाँ पे रिएक्टेंट था और यहाँ क्या था, प्रोडक्ट। अब देखो उसकी फॉर्म में तो पता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट में ना। अब बताओ ये वाला टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्या हमने रिएक्टेंट कहां तक पहुंचा दिया, ट्रांजिशन स्टेट था, मतलब रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। अच्छा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना कौन सी रिएक्शन होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी किसकी रही होगी, तो इसको लिखेंगे EAF, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अच्छा, यहां से यहां तक बताओ, हम वापस प्रोडक्ट से कहां लेके जा रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट, तो मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ चल रहे होंगे क्या, तो कौन सी रिएक्शन होगी, बैकवर्ड। तो एक्टिवेशन एनर्जी किसकी होगी, बैकवर्ड रिएक्शन की। तो यहां से देखो डेल्टा एच का एक फॉर्मूला रट जाना, डेल्टा एच इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। चेक करो यही बन रहा है क्या, देखो फॉरवर्ड में से बैकवर्ड वाला माइनस कर दो, क्या ये इतना सा पार्ट ही बचता होगा, और ये पार्ट किसका है, डेल्टा एच का। तो क्या डेल्टा एच को से ऐसे लिख सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। और ये देख के पता चल रहा है तुम्हें कौन सी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, क्या फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड से क्या नजर आ रही है, ज्यादा। तो डेल्टा एच कैसा आ रहा होगा, क्या हमने डेल्टा एच पॉजिटिव का ग्राफ बनाया था ये। और ऐसे ही केस अगर ले लें, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, रिवर्सिबल रिएक्शन ही है, और इसका डेल्टा एच कैसा ले लिया हमने, नेगेटिव। तो अब अगर ग्राफ बनाए एक्सोथर्मिक का, एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्टेंट की एनर्जी क्या रही होगी, ज्यादा, और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी कम। कैसा बनेगा क्या, तो यहाँ पे अगर मेंशन कर दें तो ये वाली कौन सा हो गया, ये रिएक्टेंट है, और ये कहाँ पहुंच गया, हम प्रोडक्ट पे। सीधी नहीं बनी लाइन, बना देंगे। ये क्या हो गया, यहाँ पे प्रोडक्ट पी हो गया, ठीक है। अच्छा एक बात तो, ये वाली एनर्जी कौन सी रही होगी, बताओ, एक्टिवेशन एनर्जी किसकी है ये, फॉरवर्ड रिएक्शन की है क्या, बता दे भाई। यस सर। तो समझ आ रही है कि तुम्हें बातें ये सारी, यस सर। सिंपल सर। सिंपल है। यस। यहाँ से लेके यहाँ तक एनर्जी, बैकवर्ड। ये ट्रांजिशन स्टेट थी क्या, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी किसकी है, बैकवर्ड। अब देखो डेल्टा एच का फॉर्मूला तो वही रहेगा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, यही रहने वाला है क्या। अब यहाँ बताओ कौन सी एनर्जी ज्यादा है, क्या बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड से क्या है ज्यादा, तो अपने आप साइन कैसा आ जाएगा, यही बात हो रही थी, डेल्टा एच कैसा था, नेगेटिव। क्या चेक करो ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अब अगर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच की बात करूं तो यही बता रहा होगा, दिख रहा है क्या, मॉड ऑफ डेल्टा एच, ठीक है, लिख लो इसको। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन की बात होगी ना।
लिख भी दिया। रुको सर, तू बातें मार रहा था अभी। कौन बातें कर रहा था? अब थोड़ी सी पिछली चीजें रिवाइज करते हैं एक बार ना, ग्राफ ना वो नोट नहीं करना, तो घर जाके कॉपी में देखोगे सब कुछ मिलेगा। क्या केमिकल गैसीय स्टेट की बात बताऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में था जो आप बता रहे हैं, मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड वो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन ठीक है सर, याद है। टॉपिक नहीं याद आ रहे, देख लिया क्या? अच्छा एक बात है, तू इक्वेशन बता दे क्या तू, ये क्या बताया है? तू तो मीन फ्री पाथ बता रहा होगा। वो मैं बोल रहा हूँ मैक्सवेल इक्वेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड की इक्वेशन। बहुत बड़ी चीज है। हाँ 1/n dn by du dn by d 4 pi n ऐसा कुछ करके था क्या? अब देखो एक सिंपल सी बात बताता हूँ, होता क्या है, दो फंक्शन थे, एक तो था u स्क्वायर पैराबोलिक और एक था e टू द पावर माइनस ऑफ m u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ rt। दो फंक्शन थे क्या? तो इसलिए ग्राफ ये नोट कर लिया सभी ने, लिख लिया तूने? देखो ऐसे दो ग्राफ तो मैं याद है ऐसा बनता था, और मैंने कहा था सिमेट्रिकल ग्राफ नहीं होता। यस सर, याद है। ऐसा कुछ ग्राफ बनाया था क्या? और लिखा था ये वाला पार्ट तो कैसा होता है, पैराबोलिक, और ये वाला पार्ट कौन सा होता है, और ये सिमेट्रिकल ग्राफ नहीं होता ना, ये पहले यू स्क्वायर वाला फिर e टू द पावर माइनस यू स्क्वायर वाला ऐसा ग्राफ होता है, ये पहले इंक्रीजिंग उसके बाद डिक्रीजिंग। अच्छा फिर अब एक बात बताओ, अगर मैंने लिखा यहाँ एक स्पीड लिख दी u1,
ये एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट करता होगा? मॉलिक्यूल्स या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स? क्या बताएगा ये? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन u1 टू इनफाइनाइट, या क्या बोल सकते हैं हैविंग स्पीड ग्रेटर देन u1, यही होने वाला है। अब एक बात बताओ, हम कह रहे हैं मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए, क्या यही बात कर रहे हैं? क्या मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होनी चाहिए? एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा। अच्छा, मॉलिक्यूल्स का कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने मान लो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर किसके बराबर कर दिया, तो यहाँ से u सॉल्व कर लिया हुआ क्या? यहाँ से क्या पता चल गया होगा? u, मतलब वो u की वैल्यू ये u1 ही आ गई, मतलब u की वैल्यू क्या आ गई? u1। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स की स्पीड u1 से ज्यादा होगी वो सारे क्या एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रहे होंगे क्या? तो एनर्जी बैरियर क्रॉस करेंगे तो वो क्या बना रहे होंगे भाई? प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या होगा उसके अंदर? ये वाले जो फ्रैक्शंस हैं ये सारे प्रोडक्ट में जा रहे होंगे। तो मतलब ये रेट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है क्या? देखो किसी भी रिएक्शन में रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप बढ़ जाएगा क्या? रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन होता है क्या? के बढ़ा तो रेट बढ़ेगा। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता था? ऐसे ही होता था क्या? क्या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और बढ़ जाते थे? तो और बढ़ गए तो मतलब रेट और क्या ज्यादा हो गया? इंक्रीज। अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं, तो यानी कि रेट क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। और वो क्यों बढ़ेगा? क्योंकि रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है। तो क्या हो रहा है? रेट कांस्टेंट इंक्रीज। अब एक बात देखना, ये वाला जो एरिया होगा ये अगर इंटीग्रेट करके निकालोगे तो भी क्या एक्सपोनेंशियल टर्म ही आएगा? ये टर्म कैसा आने वाला है? एक्सपोनेंशियल। तो ये पता चल गया कि जो रेट कांस्टेंट का रिलेशन टेम्परेचर के साथ या फिर एनर्जी के स्पीड के साथ होने वाला है वो कैसा होने वाला है? एक्सपोनेंशियल। और उसी इक्वेशन का नाम क्या होने वाला है? अब अरहेनियस इक्वेशन। क्या हेडिंग क्या थी? अरहेनियस थ्योरी। तो अब क्या लिखेंगे? अरहेनियस इक्वेशन। तो ये सारी कहानी अब ये पता चल गई, जो अगर फॉर्म में एक्सपोनेंशियल लिखूंगा तो वो आया कहां से होगा? इसी ग्राफ से ना। एक्सपोनेंशियल आया कहां से होगा? इसी ग्राफ से। तो लिखो अब इसमें कैसे मिटेगा। तो इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी ना, ये तो बस बता दिया। अगर तुम पूछ लेते एक्सपोनेंशियल आया कहां से, क्यों लेके आए, तो उसका सोर्स यहाँ से है ना जो अब लिखने वाले हैं हम। तो लिखो अरहेनियस इक्वेशन। उसी के अंदर चल रहा है, अरहेनियस थ्योरी के अंदर ही एक सब हेडिंग है। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी हुई ना, तो यहाँ से सवाल आ गया तो फ्री के नंबर हो गए। बड़े आसान सी इक्वेशन बनेगी, सब कुछ इजीली सॉल्व होगा। और इसी इक्वेशन का यूज करते मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला वो रिलेशन डिराइव कर दूंगा, log k2 बाय k1 वाला ना। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखें तो क्या होगा? k इज इक्वल टू एक फंक्शन होगा a e टू दी पावर माइनस ऑफ ई ए डिवाइडेड बाई आर टी। इस इक्वेशन का नाम क्या होता है? अरहेनियस इक्वेशन। अब यहाँ सारी टर्म्स रिप्रेजेंट करते हैं। k क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ये है तो रेट कांस्टेंट। अब अगर इस रिएक्शन में मतलब इस इक्वेशन में इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, ध्यान सुनना, ये सिग्निफिकेंस क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स। अब देखना, जितने ज्यादा इफेक्टिव कॉलिजन्स होंगे रेट उतना ही ज्यादा होगा, मतलब रेट कांस्टेंट उतना ही क्या रहा होगा? ज्यादा। तो के का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या चीज है? नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन। इफेक्टिव कॉलिजन मतलब यहाँ पे हम अभी उसको नहीं इंक्लूड कर रहे, कौन से बैरियर को? ओरिएंटेशन को। सिर्फ कौन से बैरियर वाले हैं? ये एनर्जी वाले ना। यहाँ पे ए क्या चीज है? इसका नाम होता है अरहेनियस कांस्टेंट, या फिर इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का मतलब क्या हुआ? एक्सपोनेंशियल फैक्टर से मतलब उससे पहले वाला टर्म। और या फिर इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर। अब इसका भी कुछ सिग्निफिकेंस होना चाहिए। इसका सिग्निफिकेंस होता है टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स, इफेक्टिव नहीं भाई, रैंडम कितने कॉलिजन्स हो रहे हैं वो किसका सिग्निफिकेंस है? ए का। अगर मैं के और ए को डिवाइड कर दूं तो बताओ क्या रिप्रेजेंट करता होगा? रिप्रेजेंटेशन बताना है, मतलब सिग्निफिकेंस से। क्या नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन हो गया क्या? क्या फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन हो गया क्या? क्या चीज हो गया? फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट टर्म है ना, के बाय ए, हैविंग काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। चेक करो ये बात सही है क्या? कि ये के बाय ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? कि कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या चीज है? एक्टिवेशन एनर्जी क्या तो बराबर है या उससे ज्यादा है, तभी तो इफेक्टिव कोलिजन कर रहे होंगे एनर्जी बैरियर को क्रॉस। अब देखो ये के बाय ए वाला टर्म एक्सपोनेंशियली है क्या? और वो भी कैसा है? ई टू दी पावर माइनस वाला है क्या? डिक्रीजिंग।
वही फंक्शन होता था e टू द पावर माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ आर टी। टी नीचे आता था, स्पीड कहाँ आती थी ऊपर, और साइन क्या होता था माइनस का। तो क्या वैसे फंक्शन बन रहा है क्या, k बाई ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है e टू द पावर माइनस ऑफ ए डिवाइडेड बाई आर टी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्या हो गया, रिलेशन हो गया ना। अब यहाँ एक काम करते हैं, दो डिफरेंट टेम्परेचर की बात करते हैं। यह काम करते हैं, पहले ग्राफ बनाने के लिए कुछ चीजें लिखते हैं ना। k बाई ए इज इक्वल टू क्या हो गया, e टू द पावर माइनस ऑफ ए डिवाइडेड बाई आर टी। अच्छा ये e हटाना तो इधर ln आ जाएगा क्या, क्या हो जाएगा ln ऑफ k बाई ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, e टू द पावर माइनस ऑफ ए डिवाइडेड बाई आर टी। क्या लिख सकते, ये लिख दिया माइनस ए बाई आर टी, क्या होगा माइनस ऑफ ए बाई आर टी। अच्छा यहाँ से अगर इसको लॉग में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 नीचे चला जाएगा क्या, चाहे करना है तो कर लो, ना करना हो तो ना करो। अब यहाँ से अगर लिखूं ln ऑफ k माइनस क्या लिख सकता हूँ, ln ऑफ a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आर टी। अच्छा ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, तो ln ऑफ k इज इक्वल टू ln ऑफ a माइनस ए डिवाइडेड बाय आर टी। क्या चेक करो रिलेशन सही है क्या, कोई परेशानी तो नहीं इसमें। अच्छा मैं ln को अगर लॉग में कन्वर्ट करना चाहूँ तो पूरा फंक्शन क्या बनेगा, log ऑफ k इज इक्वल टू क्या होगा, log ऑफ a माइनस ए डिवाइडेड बाय 2.303 आर टी। इसमें किसी को परेशानी, बताओ एक बार सही है क्या। अच्छा क्या ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ बनाए, log k वर्सेस 1/t का ग्राफ बनाए, कैसा बनता होगा, ln k वर्सेस 1/t, स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग आएगा क्या, स्लोप क्या होगा इसका नेगेटिव, क्या माइनस ए बाय आर। अगर लॉग में लोगे तो ठीक हो बनाएगा, और लॉग में लोगे तो क्या आएगा माइनस ए अपॉन 2.303 आर। वो अगली स्लाइड पे बना देंगे, एक बार यहाँ तक नोट करो। तो पहला सवाल यहाँ से क्या बन सकता है, log k वर्सेस 1/t का ग्राफ या ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ। ठीक है तो एक बार ये नोट करो, बनाते हैं। अब ये देखना, ये लगता है कि ये k बाई ए भारी बात है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, सीबीएसई का सवाल है ये। एक साल क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, कि बताओ कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। मतलब क्या निकलवाना चाहता है वो अपने से, k बाई ए की वैल्यू। अभी तो पहले सारे मेरे को बच्चे देख रहे हैं मैथ्स वाले भी, सारे मैथ वाले है ना, सारे मैथ्स वाले हो ना। यस यस सर। हाँ बहुत बढ़िया, तुम के वर्सेस टी का ग्राफ बताओगे। अरे वो सीधा रिलेशन लिखा हुआ देख के बताना, पहले तुम एक बार ये लिख लो, नोट करो, फिर करते हैं, अगली स्क्रीन पे बात करेंगे। इधर आ रहा हूं सही। पिछला काम सभी का पूरा है ना, यस सर। फिर आज दे दिया जाए काम आगे, यस प्रीवियस ईयर के सवाल। यस सर। अरे तुम वीडियो पे पूरा टेस्ट भी दे सकते हो क्या, तीनों सब्जेक्ट का भी। ये तुम कह रहे थे ना काइनेटिक्स का बड़ा टफ आएगा पेपर, देखे देखना स्पेलिंग में भी kinetic कहते हो अब हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, कब है, हो गया क्या, तो ले लेना टेस्ट ना। सर क्या दिया आपके जब इसका टेस्ट दिया आपके सारी मैथ स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्शन में एक एक दिन में करा कोई नहीं, फिर क्या होगा, महादियो टेस्ट स्ट्रेट 11वीं का एक दिन में स्ट्रेट लाइन एक दिन में नहीं होता वो सही है। स्ट्रेट जब लाइन मेरा बोला है तो बोला ये सारे हो गए थे और एक साथ 3-4 चैप्टर 3 दिन में
तुमने पहले परेशान बड़ा करा ना सर को, पढ़ाने नहीं दिया तुमने। हमने क्या किया? अरे तुम ही छेड़ते हो सर को, बकवास कर रहे हो तुम तो। नहीं सर। 1.5 घंटे क्लास में 40 मिनट पढ़ाने देते थे। वो 40 मिनट चला गया सर, वो 2019-17 की बात करती है। तो सर खुद आधा घंटा वेस्ट कर देते हैं, आधा घंटा उनका सिस्टम में चलता और बची टाइम कमी खा लेते हैं और बची 2-3 मिनट मेरे से लड़ाई करने लग जाते हैं। तो हो गया, सुयोग हो गया, तुमने खूब खराब करी 11वीं क्लास में। सुयोग तो आए नहीं सर, 20-25 मिनट सर का लेते हुए तो भी रोक देते हैं। तो सर मोड़ में होता है क्या तुम्हारे सर के पास माइक भी ले आएगा, तो लाए तो इसके चक्कर में होंगे ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, ये मुकर गया। सर ने पूरा सिस्टम अरेंज किया, ऑनलाइन पढ़ाऊंगा मैं, तो मुकर गया सर। सर तो कहते हैं मैं यूट्यूब पर वीडियो डालूंगा, मैं कहता है तो डाली नहीं आपने वीडियो। डाली थी सर ने, देखी तूने? दो ही तीन है, उसके बाद तो उस पे व्यूज नहीं आए ना फिर अच्छे। पहली वीडियो पे थोड़ी लाइक ही लगा रही है, तो 200-400 तो आ जाए, ऐसे आ जाते हैं 200-400। बात तो साथ में होती है रेगुलर वीडियो के सर को जानता ही नहीं, आप बड़े वीडियो में है सर कैसे आते हैं। अरे मैंने पहली वीडियो डाली थी वो स्टार्टिंग में, तभी सभी बच्चों ने देखा होगा, 900,000 व्यूज है उस पे। यस सर, सर लॉकडाउन था सर, कंटिन्यू करो ना पहले ही सर। फिर वीडियो कॉलिंग मिला के कहेंगे हमारे केमिस्ट्री के टीचर ऑनलाइन मिलाते हैं। ऑनलाइन वालों में बेइज्जती बड़ी करते हैं लोग यार, आपका नहीं करानी, आपका ठीक है, क्यों करानी बेइज्जती, नहीं चलते धंधा सही है। देख लिया क्या? अरे जिसने लिख लिया वो एक काम करो, अगले पेज पे ln k वर्सेस 1/t log k वर्सेस 1/t का ग्राफ प्लॉट कर दो। ln ऑफ k वर्सेस 1/t और log ऑफ k वर्सेस 1/t, फिर k वर्सेस t की बात करेंगे ना। लिख ले ढंग से, कहीं रह जाए फिर। k 1/t अभी एक्सप्रेशन लिख के आए हम। ln k वर्सेस 1/t log ऑफ k वर्सेस 1/t। अच्छा भी रिलेशन लिखा, ln ऑफ k इज इक्वल टू क्या था, ln ऑफ a माइनस ए डिवाइडेड बाय RT। तो कैसा बनेगा ये, तो ये इंटरसेप्ट क्या होगा, और इस लाइन का स्लोप क्या होगा, ऐसे ही आएगा माइनस ऑफ ए डिवाइडेड बाय आर। चेक करो सही है, बना पाओगे इसको, है ना। अब बात तो अगले की थी, ये तो सभी बना देंगे। चलो के वर्सेस मतलब रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर। अब देखो एग्जैक्ट ग्राफ बनाना तो मुश्किल हो जाएगा ना, तुम ये तो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर टेम्परेचर 0 हुआ तो क्या होगा, टेम्परेचर इनफाइनाइट हुआ तो क्या होगा, ये तो बना सकते हो ना। अच्छा अब रिलेशन पता है अपने को क्या, के इज इक्वल टू, देख लो ये पता है क्या, वहां पे तो 4 ऑप्शन में से पहचानना होगा, तो हम इजीली पहचान सकते हैं ई टू दी पावर माइनस ऑफ ई ए बाय आर टी। अब देखना यहाँ पे अगर टेम्परेचर ई टू दी पावर माइनस टी होता तो बन जाता एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग, अब उसमें भी टेम्परेचर नीचे है, उसमें टेम्परेचर कहाँ पे है, नीचे। तो अगर मैं ऐसे लिखूं इफ टेम्परेचर इज इक्वल टू 0, तो बताओ के की वैल्यू किसके बराबर होगी, देखो टेम्परेचर 0 है, बताओ अभी। अरे तुम समझ नहीं पाते, इसको ऐसा लिख सकते हो,
सही है। अच्छा अगर t 0 हुआ तो e बाय आर टी ये इनफाइनाइट को टेंड कर रहा होगा, e टू द पावर इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट को टेंड कर रहा होगा, समथिंग डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट टेंड्स टू 0, तो क्या k टेंड्स टू 0 होगा क्या? अच्छा एक पॉइंट तो पता चल गया, यहाँ कहीं से शुरू होता होगा, ग्राफ तो नीचे से शुरू होता होगा, तो ये पता चल गया। अगर मैं बोलूं टेम्परेचर टेंड्स टू इनफाइनाइट, अच्छा अगर t इनफाइनाइट हो गया तो समथिंग बाय इनफाइनाइट, तो e टेंड्स टू 0 हो जाएगा क्या भाई? e की पावर 0, e की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, तो k की वैल्यू किसको टेंड करेगी? k टेंड्स टू a, तो मतलब k की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है? क्या ये वैसा ही ग्राफ हो गया क्या, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी टाइप का था क्या? तो वो कैसा ग्राफ था, कुछ ऐसा ही था, ऐसे था क्या? पता नहीं, तो ये फिर बन जाएगा, ऐसा ही नेचर आएगा। तो k वर्सेस t एग्जैक्ट तो नहीं बना पाएंगे ना अपन, तो हम सिर्फ 2 पॉइंट्स आइडेंटिफाई करते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है उसकी और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है उसके बीच में ग्राफ लाई कर रहा होगा, तो 4 ऑप्शन देख के अंदाजा लगा देंगे। ठीक है, तो ये याद भी रख लेना, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब जैसे जैसे आगे चलेंगे ना तो कुछ और बातें भी करेंगे इसमें। अब इस रिलेशन में देखना आईआईटी में सवाल आया, क्या आया वो देखो। वो बिल्कुल टेंट करा देना ए को ना, वो स्पेस में छोड़ा हुआ ना, इनफाइनाइट पे टेंड्स टू ए हो जाएगा। क्या होगा, तुम बात ही करते हो। कल क्या है, सैटरडे का क्या हिसाब है? तूने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, उसको मना कर रहा हूँ, खेलने नहीं जाना। रात नहीं है इसको, देख लिया क्या? एक पिलर की कमी है ये वो बच्चे नहीं थे लड़ाई करते सर हर दो बॉल की बात वो बच्चे नहीं होते रहते सर बस फील्डिंग कराते और साफ आउट टूर्नामेंट के बाद तो जरूर लड़ेंगे क्या अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन, ये देखना आईआईटी का सवाल है ये, log ऑफ k इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2000 डिवाइडेड बाय t। पुराने सालों में ये मेरे टाइम आईआईटी में आया था ना, आपका हो गया सही? क्या पता अब सही था कि नहीं था, सिलेक्शन तो नहीं हुआ था। कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी एंड, आप इतने इंटेलिजेंट आप भी ना तो फिर हम तो कौन इंटेलिजेंट था? आप सारे सवाल मैं आप पढ़ा रहे हो सर प्री एक्सपोनेंशियल पढ़ाना अलग बात होता है, पेपर सॉल्व करना अलग बात होती है भी। पढ़ाने वाला धंधा तो सबसे आसान है, ये काम सबसे आसान है। पेपर 2010 9 या 10, मेरे को साल भी याद नहीं कौन से साल दिया था, 9 में दिया हुआ या 10 में दिया। हाँ आसान आता था, ऐसे आता था पेपर। मैं बताया नहीं, पहला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ इलास्टोमर, इलास्टोमर मतलब इलास्टिक, ए ऑप्शन था रबर। ये मेरा आईआईटी के पेपर का पहला सवाल था, है ना, तो बस वो 1-2 सवाल शुरू वाले आते थे, है ना, बच्चों को भी हाँ कॉन्फिडेंस आया था ना। अब उल्टा कर दिया, पहले 4 सवाल ही नहीं हिलते, पीछे भी शुरू करें कहीं से कर लो, सारे बराबर मिलेंगे। किस में एडवांस होता ही नहीं दोस्त, टाइम आईआईटी एयर ट्रिपल में था मेरे 19,000। किस में कुछ नहीं, मेडिकल इसमें नॉन मेडिकल में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्या हो गया? हाँ 27% मिलता है कोटा, पर ओबीसी कैटेगरी भी तो बहुत सारी ना, बच्चे भी बहुत सारे। हाँ इतना ये लगा लो 500,000 रैंक का तो फर्क पड़ेगा। मान लो जो एक नॉर्मल को 30,000 पे मिलेगा तेरे को, 25 को मिलेगा तेरे को 30 पे मिल जाएगा।
5-7 हजार रैंक का फर्क पड़ता है। इसमें 2 लेयर होती है ना, 5-7 हजार के रैंक फर्क पड़ेगा, इतना ज्यादा डिफरेंस। पर 5,000 SC ST में खूब फर्क पड़ता है। फिर तो 1,99,000 की क्या बात। 40 नंबर है 90। ये जिसे सॉल्व नहीं होता ना फिर मुश्किल है काम। सीधा रिलेशन कंपेयर करना है। अभी लिखवाया लॉग के का, चाहे एक्टिवेशन एनर्जी मत सॉल्व करके बताना, ए की वैल्यू बता देना। और खास बात, एक ए की वैल्यू से चारों ऑप्शन में आंसर पता चल रहा था, एक्टिवेशन एनर्जी सॉल्व भी नहीं करनी पड़ रही थी, उसी से पता चल रहा था। मतलब एक ही ऑप्शन में 10 की पावर 6 था ना, ठीक है। और खास बात, अगर 2 में होता तो भी एक्टिवेशन एनर्जी होती तो दूर दूर अंदाजे पे ऑप्शन लगाया जा सकता था। देखो भाई अंदाजा तुक्का मार के दिखाता हूँ मैं। हाँ वो तो जिस यूनिट में निकालना है, अगर जूल में निकालना है तो 8.314, किलो जूल में निकालना है फिर 1000 से डिवाइड कर देंगे। देखो क्या रिलेशन था, क्या log k इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस EA डिवाइडेड बाय 2.303 RT। और यहाँ पे क्या रिलेशन गिवन है, log k इज इक्वल टू 6 पहले लिख दे, माइनस ऑफ 2000 डिवाइडेड बाय t। कंपेयर कर दो तो log a की वैल्यू क्या आ गई, तो a की वैल्यू क्या आ गई, एक आंसर आ गया क्या, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या होगी, EA डिवाइडेड बाय 2.303 R किसके बराबर गिवन है, 2000 के बराबर। तो यहां से एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू 2000 इंटू में 2.303 मल्टीप्लाइड बाय R डिवाइडेड बाय 1000 कर दूं एक बार, ताकि मैं वो जूल में निकाल पाऊँ ना। इसको 8.314 रख देता हूँ किलो जूल में। तो ये आंसर देखना किलो जूल में हो गया, हो गया। तो ये कट गया किस पे, 2 पे। तो 8 और 4, तो मतलब 32 से ज्यादा आंसर आता हुआ, 32 से क्या आता हुआ ज्यादा आंसर ना। तो इसका 32 से ज्यादा एक ही ऑप्शन में था, वो कितना था, 38.3। देखना घर जाके मिलेगा ये सवाल ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर ऐसे सवाल आ गए तो बड़ा आसान हो जाएगा ना। पर इसमें जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना वहां खूब फंसाता है। तो अगली क्लास में एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करेंगे, जैसे जैसे और आगे चलेंगे ना, तो वहां पे फिर वो कंक्लूजन हम याद ही रख लेंगे, थोड़ा कंक्लूजन हम याद रखेंगे ना, तो वो घुमा भी लेता है कई बार चीजें। अभी दूंगा तो सली रख, ये नोट कर लिए सभी ने। 19,000 थी मेरी जेई मेन में, उस टाइम हरियाणा स्टेट रैंक अलग आती थी, स्टेट थी 200 कुछ, क्या हो गया 200 रैंक थी, काम हरियाणा में 203 लाके दिखा दियो। नंबर कितने थे उस टाइम 360 का होता हुआ नंबर, तो नहीं पता कितने थे, फिर भी 200 250 नंबर का कोई आइडिया नहीं। इतने साल पुरानी बात याद रहती है सर कुछ के नंबर तो याद रहती है तेरे, 5वीं याद है तेरे को, 5वीं नंबर याद है तेरे को, 98% थे सर। ऐसे कुछ ही बोल दो के मारा है। नहीं रिपोर्ट कार्ड लाइव दिखा 98%। सर एक तो लगता है उसमें जेई में अलग बात होगी सर।